खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे कमोटी के चमोली के या मायापुर पीपल कोटी में पीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने टनल के अंदर जाकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और रेस्क्यू टीमों से जानकारी भी ली। अगर बात की जाए हादसे में टनल के अंदर फंसे 22 लोगों में से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 लोगों की तलाशी अभी भी जारी है। हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना है। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस को बेहतर समन्वय के निर्देश दिए हैं। घायल अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। देखिए, कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, चूँकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। सर, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी जो मिसिंग अभी कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के इतिहास की उस त्रासदी को याद करने का अवसर है जब देश के विभाजन के दौरान लाखों लोगों ने अपना घर, परिवार और जन्मभूमि छोड़ी थी। हिंसा और पलायन के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई और कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहल पर सभी जिलों में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि युवा पीढ़ी को विभाजन का इतिहास जानना जरूरी है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए देश की अखंडता की रक्षा का संकल्प लेने की अपील भी की। कल का दिन इतिहास में काले शब्दों में लिखा गया। देश के भारत को आजादी तो मिली, देश के दो टुकड़े हुए और उसमें जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार वहां से लाशों की बोगियां भरकर भारत में आई और उसके बाद जब आरएसएस के लोगों ने यहां से उसका बदला लिया तब जाके रुका। उन यादों को, जनता को दिलों में जिंदा रखने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस 14 तारीख को पूरे देश में मनाया जाता है। कल मैं टीवी में इस कार्यक्रम में जा रहा हूं। वास्तव में आजादी तो हमें मिली, लेकिन उस आजादी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा त्याग हमें करना पड़ा। माँ के सामने बेटी की स्मृति उतरी गई, पति को काटा गया, इतना भीभत्स दृश्य वो रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। उससे हमारी जो आज की पीढ़ी है और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको अवगत कराने के लिए कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। और मैं इस अवसर पर उन लोगों को नमन करता हूं जिनकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ।
उनको सजा जरूर करें। काशीपुर में एसआईआर को लेकर दर्ज की जा रही आपत्तियों के मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अलकापाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय बेहद कम है तो एक ही व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां कैसे दर्ज करा रहा है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। अलकापाल ने कहा कि कम समय में एक व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी तरह का सवाल खड़ा ना हो। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के काशीपुर में जनता पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। इस काशीपुर शहर के अंदर 54,000 नोटिस बांटे गए। उसके बाद जिस तरीके से लगातार आपत्तियां लगाई जा रही है, एक ही व्यक्ति कई कई सौ आपत्ति एक व्यक्ति के नाम पे लगा रहा है। जो आपत्तियां लगाई जा रही है ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस नामों से आपत्तियां लगाई जा रही है, कहीं तो नाम लगा करके आपत्तियां लगाई जा रही, नाम देकर आपत्तियां लगाई जा रही है, और कई जगह तो अज्ञात नामों से भी आपत्तियां लगाई जा रही है। हमारा सवाल ये है, कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया को पहले दिन से बहुत गंभीरता से लिया हो, चाहे वो पहला फेज मैपिंग का हो, फर्स्ट फेज, या उसके बाद जो लगातार प्रक्रिया चली है, जो नोटिस बंटने की प्रक्रिया चली है। हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रह करके एसआईआर में सबको सहयोग करने की बात कर रहे हैं। हम प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं और हम लोग जनता को भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आपत्तियां जिस तरीके से हजारों की संख्या में लगाई जा रही हैं, ये भी एक बार फिर ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा है कि जो एकमात्र लोकतंत्र पे वोट डालने का जो अधिकार है जनता का, उसको भी कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। हमें प्रशासन इस बात को बताए कि जिस तरीके से ये आपत्तियां लगाई जा रही हैं, और ये मैं पूरा पक्का दावे से कह सकती हूँ, ये फर्जी आपत्तियां हैं, क्योंकि ये टारगेट करके की जा रही हैं। ये आपत्तियां फर्जी पाए जाने पर प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में कोई गलत और कानूनी जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये आपत्तियां जो फर्जी होंगी, इसके खिलाफ आपत्ति करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो, उस पर एफआईआर दर्ज हो, ताकि और अन्य लोगों को इस बात का मौका ना मिले और एक सबक भी हो कि फर्जी आपत्ति करने पर कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। जनता जो लगातार इस आपत्ति को लेकर के परेशान है, इसमें प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए। लालकुआं में सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ की गई अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल हल्दूचौर के अध्यक्ष विजय रोहित दुमका ने लालकुआं कोतवाली में शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष का कहना है कि जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। अब पुलिस शिकायत के आधार पर मामले में की जांच में जुटी है। माननीय विधायक जी के खिलाफ हुई फेसबुक पे अभद्र भाषा जो बहुत निंदनीय है, इस टाइप की भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो उसी के निमित्त हमने अभी आज कोतवाल साहब को एप्लीकेशन दी है और उसमें मुकदमा दर्ज होगा। कि कोतवाल साहब ने हमसे कहा कि मैं जल्दी उसमें कार्रवाई करूँगा, और वो कार्रवाई करना उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। और हम इसके लिए कोतवाल साहब के बहुत आभारी हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारी जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन थी उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करी। और हम क्षेत्र की जनता से एक आग्रह भी करते हैं और एक बात अपनी रखना भी चाहते हैं कि हमारा ये मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि कोई हो, भले वो एक प्रधान भी हों या एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, फिर माननीय विधायक हों, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो उनके लिए एक आप अपनी मर्यादा में रहकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और विरोध करना ठीक है, समझ में आता है कि अगर विरोध कोई कर रहा है तो अपनी मर्यादा में रह के करे। आलोचनाएं होती हैं, हम मानते हैं आलोचनाएं होती हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं, शब्दों का हमने चयन करना चाहिए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं। इस टाइप की अभद्र भाषा अगर भविष्य में भी आगे कोई करेगा तो हम सख्त से सख्त, क्योंकि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। और हम ना ही ये चाहते हैं कि ऐसे कोई माहौल बिगड़े,
क्योंकि हमारा एक अच्छा समाज है। हम सब लोग, भले ही हमारे विपक्ष के लोग भी हों, हमारी व्यक्तिगत किसी लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है। तो इसी मैं हमारे सारे लोग हैं, जैसे हमारे विपक्ष के लोग भी हैं, हम लोग आपस में सब मिलते हैं जुलते हैं, मित्रता है, लेकिन विचारधारा की हमारी लड़ाई है। व्यक्तिगत तो हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, और ऐसी अभद्र भाषा जो बोल रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी भी, और आगे भी अगर कोई ऐसे करेगा, मैं सख्ती के साथ कह रहा हूँ कि आगे ऐसा कोई भी करेगा किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, तो हम उसके साथ खड़े हैं। पिरान कलियर में दरगाह साबिर पाक के 758वीं सालाना उर्स की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष आदाब शम्स ने दरगाह पहुंचकर चादर और फूल पेश किए तथा देश प्रदेश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उर्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। मंत्री ने जायरीनों की सुविधा, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और साफ सफाई समेत सभी व्यवस्थाएं समय से पूरे करने के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं दरगाह की संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों पर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जब से मुझे मिला, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए मेला भी 23 से शुरू होने वाला है। इसको देखते हुए मैं अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। सभी अधिकारियों से वार्तालाप हुआ, जो प्रबंधन समिति है उनसे भी वार्तालाप हुआ कि मेला अच्छा हो, क्योंकि पिरान कलियर एक ऐसा सुप्रसिद्ध स्थान है, स्थानीय नहीं है, इसकी मान्यता एक अलग ही है। देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत को मांगने के लिए, और वो मन्नत पूरी होती है। तो आज इसी के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ, जो व्यवस्थाएं देखूँ, और फिर मैं बीच में भी अभी जब मेला प्रारंभ होगा तो मेले में भी कभी भी मैं आ सकता हूँ, देखूँगा कि जो इतने लोग यहाँ पर आते हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसी है, उनके रहने की या उनका शौचालय से व्यवस्थित कैसा हो। इसलिए मैं आज पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण जी के साथ कलियर पहुंचे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रौनक आ चुकी है कलियर मेले में, और बहुत शानदार शुरुआत कलियर की हो रही है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं पूरा बाजार घूमा है, व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से बात की। उम्मीद है चीज़ें आने वाले पुराने वक्त से और बेहतर होंगी, और बहुत पॉजिटिव है। तमाम आने वाले ज़ायरीनों का खैर मकदम करते हैं। हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं और सबका सम्मान करते हैं, और हमें उम्मीद है पुलिस प्रशासन, हमारे अधिकारी, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने बताई है, और बहुत अच्छे से सब लोग लगे हैं, बड़ी हिम्मत से लगे हैं। बड़ा मेला है, देश विदेश से ज़ायरीन आते हैं, अपनी अकीदत को लेके आते हैं, अपनी आस्था के लिए आते हैं। हम सब उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो यहाँ आएंगे, उनकी दुआएं यहाँ मुकम्मल होंगी, उनकी दुआएं जो उन्होंने मांगी है वो पूरी होंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सुकुशल बहुत शांति के साथ ये उर्स निपटेगा, और ये जो धामी सरकार है इसकी अग्रिम बधाई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर गोविंद सिंह तितियाल प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ ओपीडी में मरीजों की जांच भी कर रहे हैं। वह मरीजों को आवश्यक उपचार की सलाह देने के साथ आंखों से संबंधित सर्जरी भी करेंगे। प्राचार्य के इस कदम से मरीजों और तीमारदारों में सकारात्मक संदेश दिया गया है। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ चिकित्सकीय सेवाओं को प्राथमिकता देने से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद है, और साथ ही विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता से मरीजों का भरोसा भी मजबूत होगा। देखो, जैसे कि मैं एक आई सर्जन भी हूँ, तो इसको देखते हुए मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को, जो एक ज़रूरतमंद मरीजों को जो है, मेरा जो जितना अनुभव है उनका भी जो पूरा सहयोग मिल पाए। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो है वीक में एक दिन ओपीडी और एक दिन ओटी करना चाहूँगा। और साथ में जो मेरा फील्ड है, जैसे मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है फैकोएमल्सिफिकेशन मेथड से कैटरेक्ट सर्जरी करता हूँ बिना टाँके वाला वो, और दूसरा जो है कॉर्निया का बहुत अच्छा काम कर रखा मैंने, जैसे कॉर्निया प्रत्यारोपित करता है, ट्रांसप्लांटेशन करता है, उसका अनुभव जो है यहाँ पर काफ़ी सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उस फील्ड में भी मेरा काफ़ी अनुभव है, तो उन मरीजों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहले सीनियर डॉक्टर थे उनके ट्रांसफ़र भी हो गया। तो एज ए प्रिंसिपल होने के नाते मैं जो है आई डिपार्टमेंट को भी जो है धीरे धीरे से जो है सुचारू रूप से चलाने। डोईवाला के प्रेमनगर बाजार में रेडियंट पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया।
रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने हाथों में राष्ट्र ध्वज थमाकर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। देशभक्ति के नारों और गीतों से पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर प्रेमनगर बाजार के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई विकास खंड कार्यालय पहुंची। इस बीच डोईवाला भी पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। रास्ते भर बच्चों का उत्साह और देशभक्ति का जज्बा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश भी दिया। यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और इसमें मैं तो विद्यालय प्रबंधक को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे छात्र छात्राएं और हमारे मारकमगान, बुल्लावाला, दुधली, लच्छीवाला, डोईवाला, कालू, सिद्ध, माजरी ग्राम और विभिन्न खैरी बहुत क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, आम जनता और पुरुष सैनिक और हमारे बड़ी संख्या में बहनें, हमारे मीडिया के भाई बहन बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब सब लोग और सारे यहाँ पे सभी सभासद इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं सभी का, अपने कार्यकर्ता का और हमारे स्कूल के सारे टीचर और हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारे बच्चे, मैं सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी बारिश के होने के बाद भी हमारे बच्चे आए हैं तो बहुत धन्यवाद के पात्र है। और एक मतलब जज्बा है, मतलब मन में, हर भारतीय के मन में देश के प्रति जज्बा है बच्चों के, क्योंकि ये तिरंगा हमारी शान है, देश का मान है। ये तिरंगा है तभी हम हैं, क्योंकि हर भारतीय का मतलब कर्तव्य बनता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इससे पता चलता है कि हमारे देशवासियों को दिल में कितनी भावनाएं हैं अपने देश के लिए। और मैं धन्यवाद के पात्र है हमारे सारे क्षेत्रवासी और हमारे बच्चे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बारिश के होने के बाद भी आए हैं। हमारे देश का सम्मान है और भारत जो हमारा तिरंगा है वो हमारी भारत की शान है और हर व्यक्ति को झंडा फहराने का अधिकार है और सब व्यक्ति को झंडा फहराना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की शान है। और जो नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उन्होंने जो कहा कि भाई हर घर घर में झंडा होना चाहिए, देशभक्त के लिए घर में झंडा फहराना बहुत अति आवश्यक है। ये बच्चों में उत्साह है और देशभक्ति है। जब आदमी के अंदर देशभक्ति होती है तो वो जो है ना बारिश देखता है, ना धूप देखता है, ना छांव देखता है, फिर अपने देशभक्ति के लिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डोईवाला में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए बीएसएफ के साहसिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भव्य साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ BIET सीमा सुरक्षा बल और इस बीच डोईवाला के कमांडेंट गजेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया। भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों के बीच जवानों की रैली निकली। इस बीच साइकिल तिरंगा रैली स्थानीय क्षेत्रों, चौराहों और ग्रामीण मार्गों से होकर गुजरी है। रैली का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करना है। रैली ने क्षेत्रवासियों में भी उत्साह और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर आंदोलन अब और तेज हो गया है। गैरसैंण में 100 दिनों से अधिक समय तक की क्रमिक अनशन के बावजूद सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने देहरादून में विधानसभा भवन के सामने सामूहिक मुंडन करवाया है। समिति अध्यक्ष और पूर्व IAS विनोद कुमार रतूड़ी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी स्थायी राजधानी का समापन अधूरा है। उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर संवेदनहीन बनी हुई है। समिति ने 15 अगस्त से विधानसभा भवन के सामने पदयात्रा निकालकर गैरसैंण पहुंचने और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया है। धार्मिक मुंडन हम इसलिए करा रहे हैं कि हिंदुओं में मुंडन तभी कराते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब कराते हैं और मुंडन होता है, उसका मुंडन संस्कार होता है, वो अच्छे स्तर से होता है। बाद में जब कोई हमारा माना माँ बाप मर जाए या चाचा चाची या ताऊ ताई इस तरह से मर जाए तो कराते हैं।
ये सरकार गैरसैंण के लिए मर चुकी है, इसलिए हम इस सरकार के लिए विरुद्ध जो है मुंडन करा रहे हैं। ये सरकार जो पहाड़ की समस्याएं हैं, चाहे वो बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे बदतर शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे जो है वो बदतर और अन्य चीजें हों, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, इसके लिए हम ये समस्याओं के प्रति ये सरकार मर चुकी है, समस्याओं को सुन नहीं रही है। 1905 इन्होंने बनाया है, भले एक जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें भी शिकायत करते हैं लोग, तो उसमें भी कुछ होता नहीं है। और अक्सर लोग, क्योंकि ये आइडिया मेरा था 1905 का, जब मैं उत्तराखंड सरकार में था, अपर सचिव था, तब मैंने सुभाष कुमार जी को ये भेजा था सीएम डायरेक्ट करके, लेकिन उससे भी समस्या इनकी सॉल्यूशन हो नहीं रही है। और ये राजधानी दो एक छोटा सा राज्य जिसमें कि 94,000 करोड़ का जिस पे कर्जा है, उस पे दो अस्थायी राजधानी इन्होंने बनाई है। और आर्टिकल 3 भारत के संविधान के तहत प्रत्येक राज्य की एक राजधानी होनी चाहिए। सरकार बताए कि हमारी राजधानी है कहाँ। सवाल किया कि हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए और सामूहिक मुंडन क्यों कराया गया। सामूहिक मुंडन इसलिए कराया गया, आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति और सनातन के एक परंपरा है, मुंडन तब कराया जाता है जब कोई मर जाता है। आज सरकार मर चुकी है, सरकार 106-7 दिनों के बाद भी नहीं जागी। एकता विहार में कर्मिक अनशन रखा, पिछले 17 सितंबर से दिल्ली से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आज तक सरकार नहीं चेती है। और उनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबके पास ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। और सरकार सोच नहीं रही है, तो इसलिए आज सामूहिक मुंडन करके हम सरकार को फिर चेताना चाहते हैं कि सरकार आज भी सुन ले। अगर वो नहीं सुन रही तो 15 तारीख से पद यात्रा शुरू होने जा रही है, उसमें जन सैलाब उमड़ने जा रहा है। उसमें अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो यहाँ से जो देहरादून से पद यात्रा शुरू होगी और गैरसैंण तक पहुंचेगी, गैरसैंण में नहीं भी सुनेगी तो वहाँ आंदोलन होगा और वहाँ पर आमरण अनशन भी रखा। तो चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।